हेलो एवरीवन, चैप्टर नंबर 9 यूनिट नंबर 7। आज हमें वहाँ से करना है बेटा। दैट इज एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट डिमांड, चैप्टर नंबर 9 एक्सेस डिमांड। अब देखो, इस चैप्टर को पढ़ने के पहले आप लोग दिमाग में एक चीज़ याद रखो कि किसी भी चीज़ की मार्केट में डिमांड अगर ज़्यादा है ना, और उसका सप्लाई उतना नहीं है, तो बताओ क्या होगा। जैसे अभी हम एग्जांपल लेते हैं हमारा एलपीजी गैस का। तो जो एलपीजी उसका डिमांड बहुत ज़्यादा है और सप्लाई रुक गया है, ठीक है। तो बताओ कि जो सिलेंडर्स है वो पहले से महंगे मिल रहे हैं। मतलब जब भी किसी चीज़ की, किसी भी गुड्स की, किसी कमोडिटी की, किसी सर्विस की डिमांड बहुत ज़्यादा हो, है ना, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ज़्यादा हो। फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल मतलब क्या, कि जितना हम प्रोड्यूस कर सकते थे सारा रिसोर्सेस अपना लगाकर, उससे भी ज़्यादा उसकी डिमांड आ रही है। तो जब किसी भी गुड्स की, कमोडिटी की डिमांड बहुत ज़्यादा होती है और सप्लाई उसके इक्विवेलेंट नहीं होता है, तो उस गुड्स का प्राइस बढ़ जाता है। फॉर एग्जांपल एलपीजी, एलपीजी की डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा है और सप्लाई उतना नहीं हो पा रहा है, तो यहाँ पर उसका प्राइस बढ़ गया। तो जो ये हमारा एडी वाला ग्राफ होता है ना, एग्रीगेट डिमांड सी प्लस आई वाला ग्राफ, आप लोगों को मैंने पढ़ा रखा है ना। तो ये एडी इक्वल्स टू सी प्लस आई, मतलब कंजम्पशन प्लस इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू एग्रीगेट डिमांड। अब यहाँ पर देखो आपका क्या लिखा हुआ है कि सी प्लस आई के अलावा जो एडिशनल इन्वेस्टमेंट हम लोग करते हैं, मतलब हमने यहाँ पर क्या करा है, जितना हम आउटपुट कर सकते थे, जितना हम आउटपुट बना सकते थे, उससे भी ज़्यादा हमने एम्प्लॉयमेंट बढ़ाकर एडी को थोड़ा सा बढ़ा दिया है। यानी जैसे हम एग्जांपल लेते हैं यहाँ पर कि जैसे फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल यहाँ पर था, मतलब हमारा एडी यहाँ पर था। अब क्या हुआ कि जितना हमारा डिमांड था वो एकदम से बढ़ गया और हमारे पास सप्लाई नहीं, राइट। तो डिमांड बढ़ने से और सप्लाई कम होने से यहाँ पर किसी भी चीज़ का प्राइस बढ़ जाएगा। और जब भी प्राइस बढ़ता है तो आप लोगों को पता होगा कि जब भी प्राइस बढ़ता है तो इट्स गो टू इन्फ्लेशन। इस सिचुएशन को हम इन्फ्लेशन बोलते हैं। इन्फ्लेशन तब होता है जब डिमांड ज़्यादा हो और सप्लाई कम हो। तो जितना हम अपने रिसोर्सेज यूज़ कर सकते थे उतना हमने पूरे कर लिए, उसके बाद भी मार्केट में उस गुड्स की डिमांड आए जा रही है और सप्लाई कम है, तो फिर इन्फ्लेशनरी गैप यहाँ पर बढ़ता है। ठीक है, ये पॉइंट नंबर फर्स्ट था। तो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है अगला वाले एक्सप्लेनेशन में, इन द डायग्राम इनकम आउटपुट एम्प्लॉयमेंट और मेजर ऑन एक्स एक्सिस एंड एग्रीगेट डिमांड इज मेजर्ड ऑन वाई एक्सिस। एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई कर्व इंडिकेट्स एट पॉइंट टी, है ना, वहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं वो, विच इंडिकेट्स द फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम ड्यू टू इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। एग्रीगेट डिमांड राइजेस फ्रॉम एडी टू एडी वन। एग्रीगेट जो अपने इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर थे, मतलब हमने और फैक्ट्री लगा दी एलपीजी के लिए, है ना, और फैक्ट्री लगा दी, हमारे इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ा दिए, तो हमारा जो एग्रीगेट डिमांड है वो एडी वन पर शिफ्ट हो गया। डिनोट्स टू द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड एंड गैप बिटवीन देम, ईएफ इज टर्म एंड इन्फ्लेशनरी गैप। इट मस्ट बी नोटेड द सिचुएशन ऑफ एक्सेस डिमांड जनरेटेड इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द इकोनॉमी, लार्जर द इन्फ्लेशनरी गैप ग्रेटर द इन्फ्लेशनरी प्रेशर ऑन द इकोनॉमी। तो एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा होने से, एग्रीगेट डिमांड ज़्यादा क्यों हो गया, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट जो थे वो अपने बढ़ा दिए। और इन्वेस्टमेंट क्यों बढ़ा है, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल पर हम इतना ही बना पा रहे थे, तो हमने और इन्वेस्टमेंट कर क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, क्योंकि डिमांड तो बढ़े जा रही है, डिमांड बढ़े जा रही है तो हमको सप्लाई भी बढ़ाना है, पर सप्लाई हम इतना नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितनी की डिमांड है, इसके कारण से गुड्स की प्राइस बढ़ गई है। ठीक है, अब एक्सेस डिमांड क्यों होता है कि अचानक से किसी भी गुड्स की डिमांड मार्केट में बढ़ जाती है। देखो, प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, लोगों में कंजम्पशन की अप्रोच बढ़ गई है और सेविंग्स की अप्रोच कम हो गई। लोग बचाना ही नहीं चाहते, पूरा का पूरा खर्चा करना चाहते हैं। तो लोगों का खर्चा बढ़ गया है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ गया है, तो उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। जैसे मान लो BMW की बात करें तो BMW आज से कुछ सालों पहले किसी किसी के घर में होती थी, लेकिन अब लोगों की इच्छा हो गई कि हमारे घर में भी BMW है, उनका कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बढ़ता जा रहा है, तो BMW की डिमांड एक्सेस हो गई है, मतलब उन्होंने फुल एम्प्लॉयमेंट लगा दिया, उसके बावजूद भी उसकी डिमांड बढ़ी हुई है। अब डिमांड बढ़ी है और BMW के लिए सिलेक्टेड पीस आते हैं तो सप्लाई कम है, इससे इन्फ्लेशन बढ़ता है, मतलब BMW का प्राइस बढ़ता जा रहा है। टैक्स रिड्यूस होना, देखो किसी भी चीज़ का टैक्सेस कम कर देते हैं तो उसकी प्राइस कम हो जाती है। जब उसकी प्राइस कम हो जाती है तो लोग उसको ज़्यादा खरीदने लगते हैं, ज़्यादा खरीदने लगते हैं तो अचानक से उसकी डिमांड मार्केट में
बढ़ जाती है। लोगों की डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजम्पशन डिमांड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन टैक्सेस। डिस्पोजेबल इनकम मतलब जो लोगों के पास पैसा बच रहा है वो ज़्यादा बच रहा है क्योंकि टैक्स कम हो गए, तो लोगों की जेब में ज़्यादा पैसा बच रहा है, और ज़्यादा पैसा बच रहा है तो लोग ज़्यादा चीज़ें खरीदने की इच्छा रख रहे हैं। ठीक है। इंक्रीज इन गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर मतलब जैसे गवर्नमेंट ब्रिज रोड वगैरह ये कंस्ट्रक्ट कर रही है तो सीमेंट की डिमांड बढ़ गई है ना। जैसे ही गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर बढ़ा देती है, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर नहीं, अब बात चल रही है इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर की। गवर्नमेंट डिमांड गुड्स एंड सर्विसेज ड्यू टू इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, वो पब्लिक एक्सपेंडिचर बढ़ा रही है तो उस कारण से जो है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर बढ़ जाएगा तो गुड्स की डिमांड भी बढ़ जाएगी। इन्वेस्टमेंट अगर इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू डिक्रीज इन रेट ऑफ इंटरेस्ट और इंक्रीज इन एक्सपेक्टेड रिटर्न, हम इन्वेस्ट ज़्यादा करने लगे हैं क्योंकि हमको लग रहा है कि यार 200 करोड़ रुपए इन्वेस्ट करके हमको ज़्यादा ब्याज मिल रहा है ना, हमारा इंटरेस्ट ज़्यादा मिल रहा है, तो हम ज़्यादा इन्वेस्ट करने लग गए। ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है आपका, तो क्या होगा इससे, इन्वेस्टमेंट बढ़ने से और नई फैक्ट्री खुलेगी, और नए गुड्स बनेंगे, तो और नई डिमांड जनरेट होगी गुड्स की। इम्पोर्ट फॉल हो रहा है, गुड्स हमारी कंट्री में बन रहा है, हमारी कंट्री में बनेगा तो और फैक्ट्री की रिक्वायरमेंट है, और गुड्स बनेंगे तो हमारे जो प्राइस है कंपेरिजन टू डोमेस्टिक प्राइस में लीड टू एक्सेस डिमांड, क्योंकि हमारे यहाँ सस्ता बन रहा है, हम बाहर से लाते थे महंगा पड़ रहा है, तो हमारे यहाँ प्राइस कम में मिल रहा है तो हमारी कंट्री में उस गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। एक्सपोर्ट अगर राइज होता है, एक्सेस डिमांड में ऑल्सो राइजेस व्हेन डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीजेस ड्यू टू कंपेरेटिवली लोअर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स और ड्यू टू डिक्रीज इन एक्सचेंज रेट फॉर द डोमेस्टिक कंट्री। देखो हम एक्सेस डिमांड में ऑल्सो राइजेस टू डिमांड फॉर एक्सपोर्ट इंक्रीजेस ड्यू टू कंपेरेटिवली लोअर प्राइस ऑफ डोमेस्टिक गुड्स, हमारे यहाँ का जो गुड्स है वो सस्ता है, ठीक है, हमारे यहाँ सस्ता बन रहा है, ठीक है, तो हम उसको एक्सपोर्ट कर रहे हैं, एक्सपोर्ट करने के कारण से हमें गुड्स और बनाना पड़ रहा है, या फिर एक्सचेंज रेट जो है डोमेस्टिक कंट्री की वो डिक्रीज हो गई है, मतलब वो सस्ती हो गई है, तो हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं। एक्सपोर्ट कर रहे हैं मतलब जब भी डिक्रीज इन डोमेस्टिक करेंसी होता है तो आप लोगों को पता है कि एक्सपोर्ट बढ़ता है ना, क्योंकि हमारी इंडियन करेंसी सस्ती मिल रही है। फिर डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब एक्सेस डिमांड में कॉस्ट टू ड्यू टू इंक्रीज इन द मनी सप्लाई कॉस्ट डेफिसिट फाइनेंसिंग। जब डिमांड ज़्यादा हो जाती है गुड्स की तो उसके पीछे एक रीज़न डेफिसिट फाइनेंसिंग भी होती है। डेफिसिट फाइनेंसिंग मतलब जब इंडिया के गवर्नमेंट आरबीआई को प्रेशराइज करते हैं कि फिस्कल डेफिसिट को कवर करने के लिए और करेंसी प्रिंट करो, तो जब करेंसी और प्रिंट होगी मार्केट में, आप खुद ही सोचो कि करेंसी और प्रिंट होगी तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा, जब लोगों की जेब में पैसा आएगा तो और गुड्स खरीदेंगे, तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी। तो एक इम्पोर्ट कम हो जाए और एक्सपोर्ट बढ़ जाए, दोनों ही सिचुएशन में गुड्स की डिमांड बढ़ती है। अगर इम्पोर्ट हम कर रहे हैं तो हम डोमेस्टिक गुड्स को प्रीफर करेंगे, उससे डोमेस्टिक गुड्स का डिमांड बढ़ जाएगा। एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं, है ना, एक्सपोर्ट अगर हम ज़्यादा कर रहे हैं तो भी हमें और गुड्स बनाने पड़ेंगे, उसके लिए और रॉ मटेरियल लगेगा, तो भी अल्टीमेटली गुड्स की डिमांड बढ़ेगी। तो ये एक्सेस डिमांड के कारण, मतलब इन सभी कारणों से एक्सेस डिमांड जनरेट होती है। अब एक्सेस डिमांड का इम्पेक्ट क्या आएगा, देखो जब डिमांड बढ़ गई और सप्लाई नहीं है तो हम और आउटपुट बनाना चाहेंगे, फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से भी ऊपर हमें आउटपुट बढ़ाना पड़ेगा, लेकिन हमारे पास इससे ज़्यादा एम्प्लॉयज़ नहीं, हमारे पास इससे ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं है, तो एक्सेस डिमांड डज नॉट अफेक्ट द लेवल ऑफ आउटपुट बिकॉज इकोनॉमी इज ऑलरेडी ऑन फुल एम्प्लॉयमेंट एंड देर इज नो आइडियल कैपेसिटी इन द इकोनॉमी। हमारे पास रिसोर्सेज है ही नहीं, हम ऑलरेडी फुल एम्प्लॉयमेंट पे चल रहे हैं, हमने अपने सारे पैसे सारे एम्प्लॉयज़ को यूज़ कर लिया, तो एक्सेस डिमांड पे आउटपुट तो बढ़ाना पड़ेगा, पर हमारे पास लोग ही कहाँ है। जैसे अभी एलपीजी का डिमांड बढ़ गया है, पर हमारे पास अचानक से इतने रिसोर्सेज थोड़ा है जो हम सप्लाई भी बढ़ा दे रातों रात। इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट, देयर विल बी नो चेंज इन एम्प्लॉयमेंट, अचानक से रातों रात लेबर थोड़ा ना अरेंज हो जाएंगे। इफेक्ट ऑन जनरल प्राइस लेवल, प्राइस लेवल तो बढ़ेगा भैया, क्योंकि डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, ठीक है। फिर उसके बाद अगला टॉपिक है डेफिसिट डिमांड। डेफिसिट डिमांड किसको बोलेंगे कि भाई डिमांड कम है ना, और सप्लाई ज़्यादा है, ये तो बिल्कुल उल्टी सिचुएशन हो गई कि भाई डिमांड है ही नहीं मार्केट में और हम सप्लाई किए जा रहे हैं। कौन से गुड्स का एग्जांपल लोगे इसमें जिसमें सप्लाई ज़्यादा हो और मार्केट में उसकी डिमांड उतनी नहीं हो। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल अभी हम बात करें एक ऐसे गुड्स की, जैसे हम डायमंड की बात करें, है ना, तो अभी गोल्ड और सिल्वर में बहुत ज़्यादा प्राइस ऊपर नीचे हो रहे हैं, तो इन्वेस्टर्स उसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। डायमंड का इतना डिमांड नहीं आ पा रहा है, तो जब डायमंड का डिमांड ही नहीं और उसका सप्लाई है हमारे पास में,
तो हमारा जो फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल था ना, उससे भी हम नीचे आ जाएंगे, नीचे आ जाएंगे। और जब डिमांड है ही नहीं और सप्लाई ज़्यादा है, मतलब सप्लाई इज ग्रेटर देन डिमांड, तो किसी भी गुड्स का प्राइस क्या हो जाएगा, कम। जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो हम डिफ्लेशन लेवल पर आ जाते हैं। तो ऐसी सिचुएशन को हम डेफिसिट डिमांड के कारण हमारा प्राइस जो होता है कम होता है, जिसे डिफ्लेशनरी गैप बोला जाता है। जस्ट अपोजिट पॉइंट्स आपको लिखने एक्सेस डिमांड के। जैसे वहाँ इंक्रीज इन प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम था, यहाँ प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम डिक्रीज हो रही है, मतलब लोग कंजम्पशन करना ही नहीं चाह रहे, सब पैसा सेव कर रहे हैं, तो गुड्स की जरूरत ही नहीं। टैक्सेस इंक्रीज हो गए, प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, ठीक है। डिस्पोजेबल इनकम लोगों की बचेगी नहीं जेब में, मतलब लोगों के पास पैसे ही नहीं बचेगा ना टैक्स चुका चुका के, तो फिर गुड्स की डिमांड ही नहीं होगी। गवर्नमेंट खर्चा कम कर रही है, रोड वगैरह बना ही नहीं रही है, कुछ दूसरा काम भी नहीं कर रही, पब्लिक एक्सपेंडिचर भी नहीं कर रही, तो गुड्स की डिमांड ही नहीं आएगी। फॉल्स इन इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, लोग इन्वेस्टमेंट करना ही पसंद नहीं कर रहे हैं, नई दुकानें नहीं खुल रही है, नई फैक्ट्री नहीं खुल रही है, नई मशीनें नहीं आ रही है, तो गुड्स की डिमांड आएगी ही नहीं। इम्पोर्ट अगर राइज हो रहा है, बाहर से गुड्स आ रहा है, तो डोमेस्टिक गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। फॉल इन एक्सपोर्ट, अगर हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, है ना, हम एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, क्यों एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे जो डोमेस्टिक गुड्स है वो कंपेरेटिवली हायर प्राइस पर, एक्सपोर्ट में फॉल, क्योंकि हमारे डोमेस्टिक गुड्स हमें महंगे पड़ रहे हैं, तो हम ज़्यादा एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं। या फिर इंक्रीज इन एक्सचेंज रेट हो गया डोमेस्टिक करेंसी का, है ना, तो डोमेस्टिक करेंसी का एक्सचेंज रेट हमको महंगा पड़ रहा है, तो हम एक्सपोर्ट को कम से कम करेंगे, तो इससे भी गुड्स की डिमांड कम हो, ठीक है। अब इम्पैक्ट ऑफ डेफिसिट डिमांड, इफेक्ट ऑन आउटपुट। अब डेफिसिट डिमांड पे हो, मतलब कि आप जितनी डिमांड है उससे, जो आपका फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल है उससे आप नीचे हो, तो आप फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल से नीचे हो, मतलब आउटपुट अभी कम है, तो फिर क्या होगा, अभी डिमांड और नहीं है, तो आप अपने एम्प्लॉयमेंट लेवल को बढ़ाने की कोशिश करोगे क्या। ड्यू टू लेक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन द इन्वेंट्री स्टॉक, इट विल फोर्स द फर्म टू प्लान फॉर लेसर प्रोडक्शन फॉर सब्सिक्वेंट पीरियड, एज अ रिजल्ट प्लांट आउटपुट विल फॉल। हमने सोचा था और बनाएंगे, क्योंकि कैपेसिटी तो है हमारे पास, तो हमने सोचा था हम और बनाएंगे, लेकिन मार्केट में डिमांड ही नहीं है डायमंड की, तो हमारे जो ऑलरेडी बना हुआ स्टॉक है वही हमारे यूज नहीं हो पा रहा है। लेक ऑफ सफिशिएंट एग्रीगेट डिमांड देयर विल बी इंक्रीज इन इन्वेंट्री स्टॉक, हमारा स्टॉक जो है वो बढ़ रहा है, पड़े पड़े सड़ रहा है, तो हम और बना के क्या करेंगे, तो जो हमारा प्लांट आउटपुट था उसको हमने थोड़े दिन के लिए पोस्टपोन कर दिया कि नहीं यार और नहीं बनाना, एम्प्लॉयमेंट लगेंगे ही नहीं, क्योंकि जब आप और बना ही नहीं रहे हो तो एम्प्लॉयमेंट आएगा ही नहीं, जनरल प्राइस लेवल पहले से कम हो जाएंगे, ठीक है। अब मेजर टू कंट्रोल एक्सेस डिमांड एंड डेफिसिट कमांड। अब अगर हमको कंट्रोल करना है तो क्या करें भैया, 3-4 चीज़ें हमारे पास। एक तो एक काम करो कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर को, अगर डिमांड ज़्यादा है मार्केट में, जैसे गवर्नमेंट बहुत सारी रोड और कंस्ट्रक्शन का काम किए जा रही है, तो इससे क्या हो रहा है कि सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है। सपोज हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सीमेंट वाला, तो सीमेंट की डिमांड बढ़ रही है, तो गवर्नमेंट को सोचना चाहिए कि इतना ज़्यादा डिमांड और सप्लाई नहीं हो पा रहा है और इन्फ्लेशन आ रहा है, तो क्या करें कि गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर करना कम कर दे। ऑन दी अदर हैंड, अगर डिमांड कम है किसी भी चीज़ की, तो गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को क्या कर देगी, गवर्नमेंट अपने एक्सपेंडिचर को बढ़ा देगी, ताकि जो डिफ्लेशन है वो कंट्रोल हो जाए। तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन के सिचुएशन के हिसाब से गवर्नमेंट अपनी स्पेंडिंग के थ्रू इनको कंट्रोल कर सकती है। फिर चेंज इन टैक्सेस, चेंज इन टैक्सेस का मतलब है कि अगर मान लो टैक्स रेट बढ़ गई है ना, द मेन सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ गवर्नमेंट, दिस मेजर्स अ पार्ट ऑफ फिजिकल पॉलिसी एंड टर्म्ड एज रेवेन्यू पॉलिसी। हमने पढ़ा था कि रेवेन्यू इनकम, जो हमारी रेवेन्यू रिसीट्स होती है, उसके 2 पार्ट होते हैं, एक टैक्स रेवेन्यू और एक नॉन टैक्स रेवेन्यू। तो टैक्स से गवर्नमेंट को अच्छा खासा रेवेन्यू मिलता है। गवर्नमेंट इम्पोजेस डिफरेंट काइंड ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस ऑन पब्लिक। चेंज इन द टैक्सेशन बाय गवर्नमेंट डायरेक्टली इन्फ्लुएंस द लेवल ऑफ एग्रीगेट डिमांड एंड हेल्प टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द कंट्रोल। देखो, टैक्स गवर्नमेंट अगर इन्फ्लुएंस करता है, क्योंकि एग्रीगेट डिमांड हेल्प्स टू कंट्रोल एक्सेस एंड डेफिसिट डिमांड इन द इकोनॉमी। इसका मतलब है कि जैसे ही गवर्नमेंट ने टैक्स रेट बढ़ाई, टैक्स रेट बढ़ा देगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम हो जाएगी, लोगों के पास जेब में पैसा कम बचेगा। जब पैसा कम बचेगा तो लोग खर्चा कम करेंगे, खर्चा कम करेंगे तो डिमांड कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। तो एक्सेस डिमांड को और डेफिसिट डिमांड को हम इसके थ्रू कंट्रोल कर सकते हैं। चेंज इन मनी सप्लाई और अवेलेबल ऑफ क्रेडिट, इसके लिए गवर्नमेंट मनी सप्लाई के थ्रू भी गुड्स की डिमांड को कंट्रोल कर सकती है। कैसे, हमने पढ़ रखे क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट्स में क्या क्या था, बैंक रेट जो कि लॉन्ग टर्म के लिए होती है, रेपो रेट जो कि शॉर्ट टर्म के लिए होती है, रिवर्स रेपो रेट अगेन शॉर्ट टर्म के लिए,
ओपन मार्केट ऑपरेशन और एलआरआर, ये दोनों हमने पढ़े थे क्वांटिटेटिव इंस्ट्रूमेंट में, और क्वालिटेटिव में मॉरल सॉल्यूशन, मार्जिन रिक्वायरमेंट और सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल था। अब डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग, गवर्नमेंट जैसे ही अपनी स्पेंडिंग को कम करती है तो डिमांड गुड्स की कम हो जाएगी, गवर्नमेंट खर्चा कम करेगी तो गुड्स की डिमांड ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगी, ठीक है। इंक्रीज इन टैक्सेस, ये भी आपको मैंने जस्ट उसके अपोजिट पॉइंट्स बताने, टैक्स इंक्रीज करके भी कर लेगी, टैक्स इंक्रीज करेगी तो लोगों की डिस्पोजेबल इनकम कम बचेगी। ड्यूरिंग एक्सेस डिमांड गवर्नमेंट इंक्रीजेज द टैक्सेस एंड इवन इम्पोजेज सम न्यू टैक्सेस, इट लीड्स टू डिक्रीज इन लेवल ऑफ एग्रीगेट एक्सपेंडिचर। लोगों की जेब में पैसा कम बचेगा तो वो खर्चा भी कम करेंगे, क्योंकि टैक्स बढ़ गया है तो लोगों पे टैक्स का बर्डन इतना आ रहा है कि जेब के खर्चे, जो जितने जेब में बच रहे थे पैसे खर्चे के लिए, वो बच ही नहीं रहे। डिक्रीज इन मनी सप्लाई और अवेलेबल फॉर क्रेडिट, देखो अब मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए आरबीआई के पास दो इंस्ट्रूमेंट है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में हमने बैंक रेट पढ़ा था, बैंक रेट मतलब वो रेट जिस पर मनी लेंड करती है कमर्शियल बैंक, है ना, लॉन्ग टर्म नीड्स के लिए। सेंट्रल बैंक लेंड्स मनी टू द कमर्शियल बैंक, सेंट्रल बैंक जब कमर्शियल बैंक को लोन देती है, मतलब हमारी आरबीआई लोन दे रही है किसको, कमर्शियल बैंक को, लेकिन कौन से टाइम के लिए ये होगा, बैंक रेट लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होती है। तो अगर आरबीआई ने कमर्शियल बैंक को जिस रेट पर लोन दिया है वो रेट ज़्यादा है तो कमर्शियल बैंक डिस्करेज होगी, वो लोन लेना पसंद नहीं करेगी आरबीआई से, क्योंकि रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ गया है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने के कारण से कमर्शियल बैंक लोन लेना पसंद नहीं करेगी, और इसके कारण कमर्शियल बैंक के पास खुद के पास मनी क्राइसिस हो जाएगा। तो वो लोगों को कैसे पैसे देगी, जब लोगों को पैसे नहीं देगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ पर कंट्रोल हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसको एक बार इस पे व्हाइट बोर्ड पे भी समझ लेते हैं क्योंकि इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सुनो, यहाँ पर अगर हम बात कर रहे हैं बैंक रेट की तो इसको हम यहाँ पर कंट्रोल कर लेते हैं बैंक रेट को। बैंक रेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है, पहला तो ये दिमाग में रखना कि बैंक रेट कौन से पर्पस के लिए होगी, हमेशा शॉर्ट टर्म पर्पस, लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए होगी बैंक रेट। मतलब जब भी आरबीआई कमर्शियल बैंकों को पैसा देगा, और किस कारण से देगा, क्योंकि उसको फाइनेंशियल नीड है, वो भी लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए, तो यहाँ पर बैंक रेट दी जाती है। अब मैं 3 तरह के रेट को एक साथ स्लाइड पर आपको कंपेयर करके बता देती हूँ ताकि आपका कंफ्यूजन पूरी तरीके से खत्म हो जाए, राइट। शुरू करते हैं। 3 तरह की चीज़ें रहती है, पहला बैंक रेट, दूसरा रेपो रेट और तीसरा रिवर्स रेपो रेट, है ना। ये यहाँ पर नहीं चल रहा है तो हम एक काम करते हैं कि अपने इसी पे समझ लेते हैं। 3 रेट है, बैंक रेट है, रेपो रेट है और रिवर्स रेपो रेट है। बैंक रेट लॉन्ग टर्म होती है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए होती है। जब भी कमर्शियल बैंक को नीड होती है मनी की तो वो आरबीआई से लोन लेता है। अगर आरबीआई से लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए लोन ले रहा है कमर्शियल बैंक तो बैंक रेट, अगर वो रेपो रेट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर वर्ड, तो इसका मतलब कि वो कौन से पर्पस के लिए हो रही है, शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए। और अगर रिवर्स रेपो रेट है मतलब कमर्शियल बैंक के पास बहुत पैसा है और वो उल्टा आरबीआई को दे रही है ना। अब देखो यहाँ पर सीधी सी बात है कि जब हमारे पास पैसा ज़्यादा रहेगा, मतलब हमारे पास है ना कमर्शियल बैंक के पास, तो मनी का सप्लाई बढ़ जाएगा क्योंकि लोग हमसे भी लोन ज़्यादा लेकर जाएंगे, तो मनी का सप्लाई एकदम से बढ़ जाएगा। नहीं हो पा रहा है, चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर समझ लेते हैं। अगला है इंक्रीज इन रिवर्स रेपो रेट। ये भी आपको मैंने मनी चैप्टर में अच्छे से पढ़ाया था कि जब रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट का मतलब यही होता है कि कमर्शियल बैंक जो है उसके पास ऑलरेडी बहुत सारा पैसा है और उल्टा वो आरबीआई को दे रही है। अगर वो आरबीआई को पैसा दे रही है तो कमर्शियल बैंक के पास से जो सरप्लस फंड है वो कम हो जाएंगे, और जब कमर्शियल बैंक के पास सरप्लस फंड कम हो जाएंगे तो वो लोगों को लोन नहीं देगी। ओपन मार्केट ऑपरेशन हमने पढ़ा था कि सिक्योरिटी सेल करने से रिलेटेड है। अगर आरबीआई सिक्योरिटी सेल करती है, आरबीआई किसको सेल करेगी, या तो कमर्शियल बैंक को या फिर पब्लिक को। तो आरबीआई ने सिक्योरिटी सेल करी इन दोनों को, तो ये दोनों पैसा आरबीआई को देंगे। तो जब इनके पास से पैसा चले जाएगा, तो जब कमर्शियल बैंक के पास फंड का क्राइसिस हो जाएगा
तो वो लोगों को कम लोन देगी, तो इससे मनी का सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। इंक्रीज इन लीगल रिजर्व रिक्वायरमेंट, LRR, दो तरह के होते हैं, एक CRR और एक SRR। CRR जो होता है वो वाला रिजर्व का पार्ट होता है जो सेंट्रल बैंक के पास रखा जाता है, कमर्शियल बैंक का। कमर्शियल बैंक अपना रिजर्व किसके पास रख रही है? सेंट्रल बैंक मतलब RBI के पास रख रही है। तो यहाँ पर कमर्शियल बैंक के पास से पैसा कम हो जाएगा क्योंकि उसका पैसा सेंट्रल बैंक के पास पहुँच जाएगा। ठीक है, तो जितना CRR का परसेंटेज बढ़ाया जाता है उतना मनी का सप्लाई कम हो जाता है। SLR मतलब कमर्शियल बैंक अपने पास जो पैसा रख रही है और बाकी का लोन में डिसबर्स कर रही है, तो जितना वो अपने पास रिजर्व में रखेगी उतना कम लोन बांटेगी, उतना मनी का सप्लाई कम हो जाएगा। तो इस तरीके से LRR और SLR से भी वो ये कर सकती है। क्वालिटेटिव मेजर में 3 थे। मार्जिन रिक्वायरमेंट मतलब जब आप लोन लेते हो तो अपने घर के कागज गिरवी रखकर आप लोन मांगते हो। तो सपोज आपने 5 करोड़ के कागज गिरवी रखे, तो आपको उसके बदले में गवर्नमेंट 70% ही लोन देगी। तो इसको बोलते हैं कि आपकी मार्जिन रिक्वायरमेंट क्या कर दी गवर्नमेंट ने, 30% की कर दी है, तो आपको कम लोन मिल रहा है। जैसे जैसे मार्जिन रिक्वायरमेंट का परसेंटेज बढ़ता जाएगा, लोगों को लोन मिलने का परसेंटेज कम होता जाएगा। जब लोगों को कम लोन मिलेगा तो मनी का सप्लाई कंट्रोल हो जाएगा। मॉरल सजेशन मतलब एडवाइजरी इशू होती है RBI की तरफ से फॉर डिस्करेजिंग लेंडिंग, मतलब लोगों को कम से कम पैसा उधार दो। जब लोगों को कम पैसा उधार दोगे, ये सिर्फ उसको समझाती, हिदायत देती है, एडवाइस देती है, इसके लिए कोई पनेटिव एक्शन नहीं होता है और ये असेंशियल नहीं होता है कि कमर्शियल बैंक इस बात को सुने। बस RBI एक बात समझाकर छोड़ देती है। लेकिन सिलेक्टिव क्रेडिट कंट्रोल में वो क्रेडिट राशनिंग करती है और स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन देती है कि भैया आपको ये सब काम नहीं करना है। तो फिस्कल पॉलिसी के अंदर ये 2 चीज़ आती है, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग और इंक्रीज इन टैक्सेस, क्योंकि गवर्नमेंट इन दोनों के थ्रू, ये पॉलिसी होती है सेंट्रल गवर्नमेंट की। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी को फिस्कल पॉलिसी बोला जाता है। और अगर RBI मनी को कंट्रोल करने के लिए पॉलिसीज लाती है तो उसको मॉनेटरी पॉलिसी बोला जाता है। दैट इज द बेसिक फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन फिस्कल पॉलिसी एंड मॉनेटरी। सेंट्रल गवर्नमेंट अगर बोलेगी तो वो फिस्कल पॉलिसी है और अगर RBI बोलेगी तो वो मॉनेटरी पॉलिसी है। RBI किस तरीके से कंट्रोल करती है, क्वांटिटेटिव और क्वालिटिव। फिस्कल पॉलिसी से गवर्नमेंट कंट्रोल करती है एक्सेस डिमांड और डेफिसिट डिमांड को, डिक्रीज इन गवर्नमेंट स्पेंडिंग करके और टैक्सेस को इंक्रीज करके। ठीक है, और इसी के साथ ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। आप इसे अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। ठीक है।